6 जून 1984, वो दिन जिसे पूरी सिख कौम ना तो याद रखना चाहेगी और ना ही कभी भूलना चाहेगी। इस दिन ऐसा हुआ कि पूरा सिख जग को ऐसा आघात लगा जिसको वो आज की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी को कभी नहीं पाएगी। दरबार साहब अकाल तख्त भारतीय फौजों ने हमला किया। उस हमले में पूरी तरह से अकाल तख्त साहब को ध्वस्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। उस वक्त की सरकार और पंजाब की राजनीतिक पार्टियां एक इंसान को इसका दोषी बता रही। वो इंसान है संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाला। अगर आप भिंडरावाला जी की शख्सियत को जानने का प्रयास करेंगे तो पूरी तरह से एक धार्मिक नेता, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, परंतु उनकी जो लोकप्रियता थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जो राजनीतिक लोगों को हजम नहीं आ रही। पूरा देश इस हमले के 36 साल बाद भी जानना चाहता है कि इस हमले के असली दोषी कौन थे। आज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर परमजीत सिंह रानू, जो सहजदारी सिख पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको हमने स्टूडियो में बुलाया है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उस वक्त क्या हालात थे, ऐसा क्या हुआ जो दरबार साहब पर हमला करना पड़ा। रानू साहब, पहले तो स्वागत है आपका। रानू साहब, क्या हुआ तब, ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को अपने ही देश में अकाल तख्त साहब पर हमला करना? गाजरी साहब, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और बेसिकली संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें आज के युग में एक आतंकवादी के रूप से उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, दोषी बनाया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ना तो वो संत थे, ना ही वो आतंकवादी थे। ही वॉज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक मसीहा थे। पर समय की सरकारें अपने राजनीतिक मफादों के लिए उन्होंने इनको यूज़ किया, इनको बदनाम किया और सिख धर्म के प्रति जो एजेंसीज़ काम कर रही थी, जब उन्होंने देखा कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले सारे पंजाब में अपनी लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है और जो राजनीतिक दल पंजाब में सरकारें चला रहे थे उस वक्त, उनकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी और सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कई तरह की एजेंसीज़ विदेशों से भी काम कर रही थी और सिख धर्म, जो कि आज के युग में एक साइंटिफिक धर्म माना जा रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। और सिख जो है कम्युनिटी, ये मानी गई है कि ये गरीबों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यही सिखाया। गुरु नानक देव जी ने सबको सरबत के भले की बात की है। तो इन सारी चीज़ों ने बिल्कुल जाए तो जाए पर सिखी सिदक ना जाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी हमारी हिस्ट्री गवाह है। उन्होंने अपने बच्चों को शहीद किया और किसके लिए किया? वो इसी देश के लिए किया था। सो ये सारी चीज़ें एक कुछ एजेंसीज चाहती थी कि सांप्रदायिक तरीके से सिख धर्म को वीक किया जाए, कमज़ोर किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। तो उसके लिए कुछ इस तरह के इनजस्टिस हो रही थी सिखों के साथ, इवन नौकरियों में और इवन जहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह के नस्ली जो है नफ़रत पैदा की जा रही थी। हिंदू सिख भाइयों में डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे थे एजेंसीज की तरफ से। तो उस वक्त जो पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानना चाहता है कि जो जरनैल सिंह भिंडरावाले थे संत जी, वो नायक थे या खलनायक थे? देखो, मेरी नज़र में वो एक नायक थे। वो नायक थे क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे। वो कभी भी, कोई भी उनके चौगाट पे गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, उन्होंने वहाँ पर ये नहीं देखा कि ये सिख है, मैंने इसकी मदद करनी है। उन्होंने सबकी मदद की है। और उन्होंने जो गरीब परिवारों की लोगों के साथ अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे गरीबों के साथ, उसके प्रति उन्होंने जंग लड़ी, लोगों को इंसाफ दिलाया। अपनी वो कचहरी लगाते थे।
जो इंसाफ कचहरियों से, अफसरों से नहीं मिलता था, वो इंसाफ उन्होंने देखा कि ये सिस्टम जो हमारे देश का है वो गुलाम हो चुका है, कि उसमें जस्टिस जो है, कहते हैं ना जस्टिस डिनाइड, डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस में जो देरी होती थी उससे लोग जो लोग जुर्म करते थे वो बच जाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो जुर्म हो रहा है उनको सज़ा उसी वक्त मिलनी चाहिए। तो उन्होंने गरीब लोगों के साथ, जैसे रेपिस्ट थे जो, उनको सजाएं दी, और जो लोग दाज दहेज के लिए लड़कियों को घरों में बिठा देते थे उन लड़कियों के घर बसाए। और ये चीज़ें जो थी, लोकप्रियता उनकी बढ़ा रही थी। बिल्कुल, कि बहुत देर से जो शादीशुदा लड़कियां परिवार में कुछ झगड़े की वजह से अपने मायके में बैठी थी, वो अपने ससुराल पहुंच गई, डर की वजह से कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। उसके अलावा जितना भी नशा वगैरह उस वक्त था उसके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम, और मानव अधिकार का हनन जहां पर भी होता था वहां पे वो डट के उसका साथ विरोध करते थे और लोगों को इंसाफ दिलाते थे। मैंने उनके कई वीडियो सुने आपके इंटरव्यू करने से पहले, तो वो कहते थे कि हमने शांति के मार्ग पर चलना है, हमने तब तक ऐसा कुछ नहीं करना, हमने पहले हाथ नहीं उठाना। जो बंदा ऐसी बात करता है, शांति के मार्ग पर बढ़ने की बात करता है, तो हम उसको आतंकवादी कैसे बोल सकते हैं, जबकि उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। बिल्कुल, आज की डेट में उन पे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, और देश की एकता और अखंडता को कभी भी टूटने की बात उन्होंने, तोड़ने की बात उन्होंने नहीं की। इवन उन्होंने खालिस्तान की मांग तक नहीं की। उन्होंने सिर्फ स्टेट सॉवरेनिटी और स्टेट्स की जो ताकत है उसके बारे में उन्होंने बात की, कि हर स्टेट को स्वराज्य के रूप में उन्हें पूर्ण अधिकार होने चाहिए, इसकी बात उन्होंने की। और उन्होंने पंजाब के जो हक थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा मैं स्टडी कर रहा था, उसमें एक किताब में मैंने पढ़ा कि जो जगजीत सिंह जी, जिन्होंने खालिस्तान लहर शुरू की, जगजीत सिंह चौहान, तो उन्होंने भारत पर अटैक करने के लिए, अमृतसर पर अटैक करने के लिए, कि बहुत से देश उनके साथ हैं, बिल्कुल, वो पंजाब को अलग राज्य बनाने के लिए भारत पर हमला करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने उनकी स्वीकृति मांगी और उन्होंने उनको स्वीकृति नहीं दी। मेरे हिसाब से जो इंसान अपने देश के साथ खड़ा है वो राष्ट्रभक्त तो हो सकता है, बिल्कुल आतंकवादी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान जो थे वो नेशनल खालिस्तान काउंसिल उन्होंने बनाई थी, ना कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने। और खालिस्तान की जो डिमांड थी वो भी डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की थी। उन्होंने संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी को कहा कि हम पाकिस्तान और ब्रिटेन के साथ मिलके पंजाब के साथ पंजाब को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं भारत के साथ, आप हमारा साथ दो। तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने उनको मना कर दिया। ये एक सबूत है इस बात का कि वो हमारे देश के लिए उनका जो अपनापन था, अपना प्यार था, और वो कभी भी हमारे देश को अलग नहीं करना चाहते थे पंजाब को भारत से। तो क्या कारण रहा कि उनको एक खलनायक के रूप में हमारी सरकारें और उस वक्त की जो राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो अकाली दल था, सीपीआई थी, और भी बहुत सी पार्टियां थी, जितनी पार्टियां थी, उनको एक खलनायक के रूप में पेश किया? देखो, उस वक्त जो बातें चल रही थी उस वक्त कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, कुछ एजेंसीज ने कुछ अपने आदमी ऐसे फोर्सेस इनके साथ लगा दी जिससे इनका अक्ष खराब करने की कोशिश की, और इनका एक रूप ऐसा बना दिया कि जैसे मतलब कि ये, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इन्होंने खुद कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हिंदुओं को मार दो, सिर्फ सिख ही यहाँ पे रहेंगे, और उन्होंने तो हिंदुओं की रक्षा भी की है। और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया कि मतलब ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट जो खुद बाकायदा ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे उन्होंने इनको प्रमोट किया था, और उसके बाद में ऐसा समय आ गया कि वो खुद ही इनके, जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो खुद ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को ख़राब कर रहे हैं, हमारे लोगों को बेइंसाफ़ी जो है इन्हीं लोगों के तरफ से इनजस्टिस मिल रही है, तो उन्होंने बगावत की है। उस बगावत को ये लोग टॉलरेट नहीं कर सके, और उन्होंने एजेंसीज की तरफ से ऐसा माहौल बना दिया कि इन्हें टेंट करने की कोशिश की इनकी इमेज को। तो जो 80 के दशक स्टार्टिंग में जो संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाला हैं, तो उनकी छवि कैसी थी, उनकी लोकप्रियता कैसी थी? उनकी लोकप्रियता एक धार्मिक पर्सनैलिटी की थी, क्योंकि उन्हें धर्म पे और उन जो कर्म पे उन्होंने अक्सर जितनी भी अपनी स्पीचेस दी हैं उन्होंने बाकायदा, जब जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, हेट स्पीच उन्होंने कभी इंसानियत या ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ नहीं दी। हेट स्पीच उन्होंने सरकारों के ख़िलाफ़ दी है।
ये रिकॉर्ड है, उनकी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे उन्होंने कभी किसी एक धर्म फिरका या किसी कम्युनिटी पे हेट स्पीच नहीं दी। सिर्फ उन्होंने सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनका जो सिस्टम चल रहा था, करप्ट सिस्टम था, उसके लिए उन्होंने अपनी जो स्पीचेस दी थी। आवाज उठाने की तो हमें आजादी, बिल्कुल बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी है, बिल्कुल। तो क्या सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? मेरे ख्याल में ये उनका एक मुंह बंद करने की बात थी कि उन्हें पता था कि एजेंसीज को पता था, गवर्नमेंट्स को पता था कि ये सिख कौम है जो ये बड़ी जुझारू कौम है। अगर इन लोगों को ऐसा लीडर मिल गया और एक प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि उस वक्त जो अकाली दल था वहाँ पे गुरचरण सिंह टोडा थे, बादल साहब थे, तो ये सारे लोग तो वही थे जो पीछे से सरकारों के साथ मिले हुए थे, आगे इनको लगा लेते थे। इवन ऑन रिकॉर्ड है कि जो इन्होंने समझौता भी किया, राजीव लौंगोवाल समझौता, उसमें भी इनको भिंडरावाले जी उसके विरोध में थे, बिकॉज उन्होंने देखा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने समझौते में कर ली हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं है और सब चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक आपस में भी कुछ सिख लीडरशिप जो थी हमारी डिवाइड हो गई थी उस वक्त। 1982 में जो धर्म युद्ध मोर्चा लगा था जी, तो धर्म युद्ध मोर्चा में अकाली दल भी और दमदमी टकसाल जो धार्मिक संस्था है उन लोगों ने मिलकर चलाया उसको, फिर धीरे धीरे करके जो अकाली दल था उससे बाहर निकलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या जो दमदमी टकसाल थी उसकी लोकप्रियता को अकाली दल ने अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया? धर्म युद्ध मोर्चा जो था वो सरकार ने बकायदा, मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, और जो अकाली थे उसमें वो मोहरा थे। उन्होंने ये जो ईमानदार लोग थे, जो इनोसेंट लोग थे, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला या दमदमी टकसाल के लोग थे, जो इनोसेंट लोग थे, ये इनको आगे ले लिया क्योंकि इनकी ताकत थी, इनके पास ताकत थी, इनकी ताकत को यूज़ करना चाहते थे। अकाली दल ने जब देखा कि हमारे हाथ से कमांड निकल रही है और इनके ये भारू पड़ रहे हैं, क्योंकि जब अकाली दल अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहता था तो ये लोग उनको स्नब कर देते थे, तो उन्होंने अपने आप को पीछे किया, बगावत की, इन लोगों के साथ द्रोह किया, मैं कहूँगा कि इनके साथ धोखा किया और खुद सरकारों के साथ मिलके इन पे सारा ये जो हमला किया। ऑपरेशन के लिए आप किसको दोषी मानते? देखिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन में जो भी था, एक धार्मिक स्थान हमारा हरमंदिर साहब, गुरुद्वारा साहब, उसमें जो हथियारों का एकमुलेशन होना या उसके प्लेटफॉर्म को एक तरह का पॉलिटिक्स के लिए अकाली दल पहले उसको यूज़ करता रहा। उसके बाद में ये जो दमदमी टकसाल के नेता थे ये सिर्फ अपनी शेल्टर के लिए वहाँ पे जाते थे, और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि हमारे सिख कौम पे इतनी भीड़ पड़ रही है तो उन्होंने उसको यूज़ कर लिया फॉर गिविंग देम जस्टिस, लोगों को इंसाफ देने के लिए यूज़ किया था, उनका कोई गलत मंतव्य नहीं था। लेकिन उसके बाद में उसकी जो रिपोर्ट्स गई गवर्नमेंट के पास कि वहाँ पे हथियार कम्युलेट हो रहे हैं, तो उनको ये लगा कि ये तो कहीं हथियार कैसे पहुँच सकते हैं इतना? बिल्कुल, देखो वो एक बहुत बड़ी कैसे अंदर जा सकते हैं? अगर सरकार चाहे तो एक रोक सकती थी, मंदिर के बाद कोई चप्पल ना। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे सरकार की पूरी शय थी, पूरी पॉलिसी थी, और उन्होंने डिफेम करना था, सिख रिलीजन को डिफेम करना था और सिख लीडर्स को डिफेम करना था। ये सरकारों के एजेंसीज का काम था सारा, और उन्होंने करके इनके ऊपर जब हमला भी किया गया तो उस वक्त भी जो एजेंसीज के आदमी थे, जो लीडर्स थे अकाली दल, वो तो हाथ खड़े करके बाहर निकला है। तो ये जो इनोसेंट लोग थे, जो बिल्कुल जिनके दिल में कुछ बात ही नहीं थी ऐसी, जो नायक थे, वो चले गए। ब्रेक का समय हो गया, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और संत जरनैल सिंह के जीवन के बारे में डॉक्टर रानू से और जानेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संत जरनैल सिंह के जीवन और ब्लू स्टार के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रानू, क्या हुआ कि जो दरबार साहब में जो इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा, टैंक बुलाने पड़े और अकाल तख्त साहब पे टैंकों पे हमला करना, ऐसी नौबत क्यों आई? एक्चुअली जो अंदर फोर्सेस थी जिसमें संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के सारे साथी थे, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आर्मी आएगी। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ या बीएसएफ से ही हमला होगा, और इंदिरा गांधी कोई ऐसा राष्ट्र, जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगी कि फ़ौज अंदर आ जाएगी या वो हमारे सिखों के धार्मिक स्थान पे ऐसे हमला कराएगी, ये उम्मीद ही नहीं थी उन्हें। और
जब ये लड़ाई चल रही थी तो ये भी उम्मीद की जा रही थी अंदर से कि शायद क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी थी, पब्लिक फॉलोइंग इतनी थी कि हर गांव से जत्थे उमड़ कर दरबार साहब की तरफ आ जाएंगे अपने धार्मिक स्थान को, अपने गुरुओं के स्थान को बचाने के लिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सीआरपीएफ बीएसएफ इन्हें वो खदेड़ देंगे। लेकिन वो जो था उस वक्त जब इन्होंने आर्मी कॉल कर ली तो आर्मी की वजह से पोजीशन चेंज हो गई सारी, और अंदर जो मेजर जनरल सुबेग सिंह थे और बाहर जो बराड़ साहब थे, ये दोनों 1971 के लड़ाई के इकट्ठे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो आपस में इनका इस तरह का टकराव हो गया कि मतलब ये टकराव हुआ कि ये लड़ाई शायद और भी लंबी हो जाती, लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संकेत था ऊपर से इन्हें कि ये लड़ाई सिर्फ 2 दिन में ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी लगाई गई थी और सब जगह कर्फ्यू थे, तो इसे समेटने की नौबत आ गई थी कि इस लड़ाई को समेटा जाए, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए ये जो है टैंक, तोपें और हवाई जहाज़ों की सपोर्ट इन्हें लेनी पड़ी वहाँ पे। जो टैंक तोपों की सपोर्ट लेनी पड़ी उनको, और जो आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 2 दिन का निर्देश दिया, ऐसा निर्देश, तो ऐसी ज़रूरत क्या थी? कोई और भी सिस्टम अपनाया जा सकता था, जैसे बाद में राजीव गांधी ने ब्लैक थंडर ऑपरेशन किया, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता जिससे दरबार साहब और अकाल तख्त साहब की अस्मिता को नुकसान ना पहुंचे? ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती थी, और ये जो गवर्नमेंट की गलती है वो आज तक इसे मतलब हम ये कह सकते कि एक तरह के धब्बा पंजाब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे भारत पे लगा हुआ है कि सिख कौम पे जो यहाँ की सरकारें हैं वो सिख कौम के साथ वितकरा करती हैं। मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए इस बात पे। बिल्कुल। उस वक्त की राजनीति में एक बड़ा नाम था डॉक्टर हरकिशन सिंह सुरजीत जी। हरकिशन सिंह सुरजीत का क्या रोल था इस पूरे मामले में? उन्होंने रशिया में भी जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने रशिया को लिख के भेजा कि जो दरबार साहब में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनका क्या रोल था तब, क्योंकि वो उस वक्त राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था। मैं उस वक्त 17 साल का था जब ये अटैक हुआ। ज़्यादा तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि जो भारत की फ़ौजें थी, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, उनकी अपनी फॉलोइंग और अपनी इनकी जो निजी फ़ौज थी अंदर, जो उनके साथी थे, उनमें इतना दम तो था कि वो पैरामेडिक जो मिलिट्री फोर्सेस थी उनको टक्कर देने की योग्यता रखते थे, और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जो हमारी मिलिट्री है, आर्मी है, ये इस तरीके से आके हमला बोलेगी। मैं गाजरी साहब एक बात और कहना चाहता हूँ कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की फॉलोइंग इतनी थी कि उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि जो सिख हैं, आर्मी में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे फौज अपने किसी भी पुलिस में हो, वो कभी भी दरबार साहब पे हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात, जो हिंदू कम्युनिटी या और कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनके अंदर इतनी क्योंकि इतनी मतलब शिद्दत नहीं होगी कि वो भी इस तरह का कोई हमला करें। हो सकता है इसके लिए भारत जो है वो रशियन कमांडोज की हेल्प मांगेगा, और उस वक्त कॉमरेड सुरजीत जी की तरफ से जो पत्र गया है रशिया को, जो आपने जिक्र किया है, तो मैं यही मानता हूं कि वो पत्र उन्होंने भेजा नहीं होगा, उनसे भिजवाया गया होगा कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो रशिया भी भारत के साथ मिलके, इंदिरा गांधी जी के साथ मिलके उसमें इंटरवीन करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये बात तो ऑलरेडी कई किताबों में छपी है, मैंने पढ़ी भी है, तो उसमें भी लिखा गया कि रशियन कमांडोज की उम्मीद थी कि शायद उनकी भी ज़रूरत ना पड़ जाए वहाँ पर। जी डॉक्टर साहब, आपने जो संत भिंडरावालों को और लोगों को इनोसेंट बताया, तो इनोसेंट लोगों को हमारी सरकारें, बहुत सा मीडिया, बहुत से लोग आतंकवादी बता रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं कोई कमीशन बनना चाहिए? जैसे सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि भिंडरावाले आतंकवादी नहीं है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तो आज तक कोई कमीशन क्यों नहीं बना इसकी पूरे फैक्ट्स को दुनिया के सामने लाने के लिए, उनकी असलियत को पूरी दुनिया को बताने के लिए? देखो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन कोई भी जुर्म साबित ना हुआ हो और कोई भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हुआ हो, तो मैं समझता हूँ वो इनोसेंट ही है। अगर वो इनोसेंट है तो उसको अगर हम उस नायक को खलनायक बना के
चाहे वो मीडिया की तरफ से, चाहे वो समाज की तरफ से, चाहे किसी एजेंसी की तरफ से उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच बनती है और जांच होनी चाहिए, उसका न्याय उन्हें मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं विनती करूंगा आपके माध्यम से मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मानयोग हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जरूर कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए इस बात के लिए कि अगर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कहीं वो दोषी साबित नहीं हुए, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई किसी अदालत में और किसी अदालत ने उन्हें दोषी साबित नहीं किया, तो हमारा देश का संविधान उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर क्यों नहीं करता, और नंबर 2 उन्हें आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है। तो इसके लिए मैं जरूर आपके माध्यम से ये अपील करूंगा। जी, तो ये थे डॉक्टर परमजीत सिंह रानू जी, जिन्होंने कहा कि बहुत से लोग इनोसेंट थे, इनोसेंट होने के बावजूद उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। भारत का जो कानून है, संविधान है, वो ये बताता है कि जब तक किसी के खिलाफ जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाए। उसे दोषी तो माना जा सकता है, उसे मुजरिम नहीं माना जा सकता, परंतु हो इसके विपरीत रहा है। इन्होंने प्रधानमंत्री, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी की है कि नरेंद्र मोदी जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए, तो जो पूरी दुनिया के सामने ये जो सत्य है, जो छिपा हुआ है, वो बाहर आ सके। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और डॉक्टर परमजीत सिंह रानू जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।